तो आज क्या पढ़ना है हमने? डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। देखो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो हम मेजर करेंगे, ठीक है, ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ इंटरेस्ट, वो डिराइव की जा सकती है। मतलब यू कैन राइट दोज फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, ठीक है। ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द बेस क्वांटिटीज। हम सारी फिजिकल क्वांटिटीज जितनी भी हमारे पास हैं उसको हम बेस क्वांटिटीज की टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और जब मैं उस बेस क्वांटिटीज की टर्म्स में लिखूंगा तो होगा क्या कि वो उसकी कुछ पावर्स में आएगा, ठीक है। व्हेन अ क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द बेस क्वांटिटीज, it is written as product of different powers, product of different powers of those base quantities. For example, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मुझे एरिया लिखना है तो एरिया क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू वन लेंथ इनटू अनदर लेंथ, एंड दैट विल बी रिटन एज एल स्क्वायर। लेंथ का स्क्वायर है वो, दैट इज रिटन एज लेंथ स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो डायमेंशन किसको बोलते हैं? द एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। किस पावर को हम के ऊपर जा रहे हैं? ऑफ अ बेस क्वांटिटी। कोई भी बेस क्वांटिटी, वो बेस क्वांटिटी लेंथ हो सकती है, वो मास हो सकती है, वो टाइम हो सकती है, दैट एंटर्स इनटू द एक्सप्रेशन, ठीक है, is called the dimension of the quantity in that base. The exponent of a base quantity, power किसकी? किसी भी base quantity की, that enters into the final expression is called the exponent, is called the dimension of the quantity in that base. अभी आपको ये एग्जांपल से समझ आ जाएगा। जैसे देखो, एरिया है, मैंने एरिया निकालने के लिए, एरिया क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, राइट, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द बेस क्वांटिटी। तो बेस क्वांटिटी यहाँ पे कौन सी है? लेंथ है, तो एल स्क्वायर आया ना। तो एक्सपोनेंट ऑफ अ बेस क्वांटिटी, देखो एल का एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पे? लेंथ का एक्सपोनेंट, लेंथ की पावर कितनी आई है? 2, ठीक है, दैट एंटर्स इनटू द एक्सप्रेशन, इज कॉल्ड द डायमेंशन of the quantity in that base, ठीक है। तो 2 क्या है यहाँ पे? डायमेंशन है किसका? लेंथ का इन एरिया, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको समझ सकता हूँ कि एरिया में जो लेंथ है वो कितनी बार आएगा? 2 टाइम्स आएगा। तो आंसर में क्या आ रहा है? एल स्क्वायर। तो जितनी जो उसका पावर होगा उतनी बार वो चीज रिपीट होगी, उतनी बार उसका प्रोडक्ट किया गया होगा, ठीक है। अब बहुत सारी बेस क्वांटिटीज हैं। लेंथ के लिए तो मैंने बताया हम क्या लिखेंगे? एल से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलर तरीके से मास को एम से रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ को एल से करेंगे, टाइम को टी से करेंगे, करंट को आई से करेंगे, और टेम्परेचर को के से, केल्विन में हम मेजर करते हैं, के से करेंगे, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस को मोल से करेंगे, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को सी डी कैंडेला से करेंगे। देखो एग्जांपल्स से, मैं एक दो एग्जांपल हम कर रहे हैं कि कैसे हम डायमेंशंस निकालेंगे। जैसे आपने अपनी 9th क्लास में पढ़ा होगा कि फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। अब मुझे मान लो फोर्स के डायमेंशंस निकालने हैं, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो मैं देखो क्या मुझे दिया है, एक मास है। तो मास तो एक बेस क्वांटिटी है, तो वहां पे तो मुझे कोई चेंज करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। मास क्या है? एक बेस क्वांटिटी है, एंड मुझे वहां पे कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो मुझे क्या दिया हुआ है? एक्सेलरेशन दिया हुआ है। और एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाय में टाइम। और फिर वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी भी कोई बेस क्वांटिटी नहीं है, हमें इसे पहले बेस क्वांटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब तो वेलोसिटी क्या होता है? लेंथ बाय में टाइम, सम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? लेंथ ही होती है ना। तो दैट विल बी लेंथ बाय में टाइम। तो ओवरऑल ये क्या आ जाएगा? मास इनटू लेंथ
बाय में टाइम, नीचे टाइम का स्केयर आ जाएगा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, मास एक बार मल्टीप्लीकेशन में आया, लेंथ एक बार आया, और टाइम का पावर क्या हो गया, -2 हो गया, क्योंकि जब नीचे 2 बार आएगा तो वो ऊपर जाकर के -2 हो जाएगा। तो इसको मैं, फोर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मास की जगह हमने क्या लिख देना है, m, लेंथ की जगह हमने क्या लिख देना है, l, बिकॉज 1 है तो यहाँ पे अब पावर्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखना चाहो लिख भी सकते हो, m1 l1 और t का पावर -2। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। और अब देखो मैं फोर्स का कौन सा फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ, डायमेंशनल फॉर्मूला, मैं फोर्स की इक्वेशन नहीं लिखना चाहता। तो इन दैट सिचुएशन यू विल राइट दिस फोर्स इन दिस क्लोज ब्रैकेट्स, ऐसे लिखेंगे। अब ये क्लोज ब्रैकेट्स का मतलब क्या हो गया कि वी आर राइटिंग द डायमेंशनल, वी आर राइटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, वी आर राइटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अगर मैंने ऐसा लिखा हुआ मिले आपको कहीं F, this is the dimensional formula of force and this is given as m1 l1 and t minus 2, like this. Okay, now next एक और एग्जांपल यहाँ पे इसी स्क्रीन पे ही आपको दिख रहा है कि एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, हाफ mv स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब देखो मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो वहां पे ये हाफ किसी काम का नहीं है हमारे, क्योंकि हाफ एक जस्ट नंबर है और इसके कोई यूनिट्स या कोई डायमेंशंस होंगे नहीं। तो इसको आप लिखो या नहीं लिखो, उससे कोई डायमेंशनल फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो डायमेंशन में कौन कंट्रीब्यूट करेगा, m और v का स्क्वायर। तो अब देखो मास की जगह हमने क्या लिख दिया, मास ही रहेगा, और v स्क्वायर मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर, और वेलोसिटी क्या था, लेंथ बाय में टाइम, वेलोसिटी क्या है, लेंथ बाय में टाइम। तो यहाँ पे देखो ये एनर्जी का जो डायमेंशन आ गया वो क्या आ गया, m इंटू एल बाय में टाइम का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m l स्क्वायर बाय में टी स्क्वायर, और फिर ये टी को हम ऊपर लेके जाएंगे, तो m l स्क्वायर टी माइनस 2। इस तरीके से मैं एनर्जी का डायमेंशन निकाल लूँगा। तो ऑफ डायमेंशंस, ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं, इसके यूजेस क्या हैं, क्या किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। एक तो ये आपको हेल्प करता है टू चेक कि वेदर एन इक्वेशन इज होमोजेनियस और नॉट। अब होमोजेनियस का मतलब क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक एक जब यूज को समझेंगे डिटेल में तो हम पढ़ लेंगे कि मतलब क्या है कि कोई भी इक्वेशन होमोजेनियस है या नहीं है। तो अगर आप वो चेक कर पाओगे तो आप किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हो कि वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। करेक्टनेस को चेक करने में हेल्प करता है, ठीक है, करेक्टनेस को चेक करने में हेल्प करता है, हेल्प्स यू टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। मतलब एटलीस्ट यू कैन चेक कि वो इक्वेशन पार्शियली करेक्ट है या नहीं है, नॉट एग्जैक्टली करेक्ट है या नहीं है वो हम नहीं बता पाएंगे, वो भी आपको समझा दूंगा कैसे। हम यूनिट्स का कन्वर्जन कर सकते हैं, वी कैन गो फ्रॉम, हमने यूनिट्स जब पढ़ा था तो हमने अलग अलग सिस्टम पढ़े थे ना, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमने पढ़े थे वहाँ पे। तो वहाँ पे हमने देखा था कि कोई CGS सिस्टम भी है, कोई MKS भी है, या फिर कोई SI यूनिट भी था जो हमारा। तो एक यूनिट सिस्टम से, वन सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना हो तो कैसे वो कन्वर्जन हम कर सकते हैं, वो भी आपको हेल्प हो जाती है डायमेंशन से। और यू कैन कंस्ट्रक्ट इक्वेशंस, मान लो कोई किसी चीज के लिए तुम्हें फॉर्मूला पता ही नहीं है स्टार्टिंग से, यू कैन मेक फॉर्मूलाज, यू कैन मेक इक्वेशंस बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। अब वो हमेशा नहीं होगा, उसमें भी कुछ लिमिटेशंस रहेंगी, वो भी आपको बता दूंगा कि क्या लिमिटेशंस रहेंगी, कब मैं फॉर्मूला बना सकता हूँ, कब मैं फॉर्मूला नहीं बना सकता। तो बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस आई कैन कंस्ट्रक्ट अ फॉर्मूला, कंस्ट्रक्ट अ इक्वेशन। अब पहली यूज से शुरू करते हैं, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, होमोजेनियस इक्वेशंस। अब देखो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस।
देखो, वन कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब इसका मतलब समझो बेटा क्या है। अगर मान लो मैं आपको कहूँ आपके पास एक मास है, किसी भी बॉडी का मास है सपोज 2 kg, तो अगर और मैं आपको कहूँ कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, से 3 मीटर्स पर सेकेंड, तो क्या आप उन दोनों को ऐड कर सकते हो? कैन यू ऐड kg इन मीटर पर सेकेंड? यू कैन नॉट। यू कैन ऐड ओनली मास इन मास। मास को मास में ऐड किया जा सकता है और वेलोसिटी को वेलोसिटी में ऐड किया जा सकता है, ठीक है। मतलब सिमिलर तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि वेलोसिटी कैन नॉट बी एडेड टू फोर्स बिकॉज वो अलग क्वांटिटीज हैं। करंट कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टेम्परेचर, वो अलग क्वांटिटी है, ठीक है। तो सिमिलर तरीके की क्वांटिटीज को ही हम ऐड कर पाते हैं, अदरवाइज हम कोई भी एडिशन नहीं कर पाएंगे या सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। और दिस सिंपल प्रिंसिपल, बड़ा बेसिक सी चीज है। दिस सिंपल प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी of dimensions in an equation, and it is extremely useful method to check whether an equation may be correct or not. अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि कैसे आप चेक कर पाओगे कि कोई भी इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 9th क्लास में कुछ इक्वेशंस पढ़ी होंगी। जैसे एक इक्वेशन थी x इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब मान लो मुझे डाउट है कि ये इक्वेशन सही है या गलत है। मान लो आपने कोई फॉर्मूला लिख भी लिया और आपको आपके मन में डाउट आ गया कि मुझे ये सर अच्छे से याद नहीं थी ये इक्वेशन, तो मुझे याद नहीं आ रहा कि ऐसी ही थी या कुछ और थी इक्वेशन। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, ये आपको चेक करा सकता है कि क्या ये इक्वेशन सही है या नहीं है। अभी देखो मैंने क्या कहा कि एक तो सेम टाइप के डायमेंशन, सेम टाइप की क्वांटिटीज हम ऐड करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि ये यूटी जो है, इसके जो भी डायमेंशंस होने चाहिए वो सेम होने चाहिए एटी स्क्वायर के डायमेंशंस के साथ। पहली तो ये चीज होनी चाहिए। प्लस जब मैं दो सेम टाइप की क्वांटिटीज को ऐड करूंगा तो मुझे जो थर्ड क्वांटिटी मिलेगी वो भी सेम टाइप की मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मास प्लस मास करूंगा तो मुझे आंसर में मास ही तो मिलेगा ना। ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि मुझे आंसर में वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है। तो इफ यू आर एडिंग टू सिमिलर क्वांटिटीज यू विल गेट द सेम क्वांटिटी, राइट। तो अब यहाँ पे x क्या है, देखो x क्या होता है, डिस्टेंस होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे तो मुझे डायमेंशंस बड़े क्लियर हैं कि क्या होने चाहिए, लेंथ के होने चाहिए। तो अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो डायमेंशन है ये भी लेंथ का हो, ये भी डायमेंशन क्या हो, लेंथ का हो। अगर ऐसा मान लो नहीं है, मान लो ये डायमेंशन लेंथ का नहीं है, ये डायमेंशन लेंथ का नहीं है, दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज रॉन्ग, एंड इफ दिस इक्वेशन इज रॉन्ग यू कैन नॉट यूज इट। एंड अकॉर्डिंगली आप फॉर्मूले को दोबारा से याद भी कर सकते हो। मान लो आप पेपर में अप्लाई कर रहे थे कहीं पे किसी इक्वेशन को और तुम्हें कोई कंफ्यूजन हो गया कि नहीं ये, फॉर एग्जांपल जैसे मैं कोई भी एक रैंडम सी इक्वेशन लिख देता हूँ 2g प्लस में k, ऐसा कुछ भी, ठीक है। अब तुम्हें याद नहीं आ रहा कि ये k ऊपर आना चाहिए था या ये k नीचे आना चाहिए था। बहुत बार आपको ऐसे कंफ्यूजन्स होंगे कि आप भूल जाओगे कि सर ये इक्वेशन में k ऊपर आएगा नीचे आएगा, हो जाता है कई बार। तो वहां पे ये जो डायमेंशंस को आप चेक कर पाओगे वो बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए, क्योंकि दोनों तरफ जो आंसर है वो सिमिलर आना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो मैं ut के डायमेंशंस चेक कर लेता हूँ। u क्या है, वेलोसिटी है, दैट इज लेंथ ओवर टाइम, और दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद टाइम। तो ये t से t कैंसिल, तो ये डेफिनेटली ये वाला जो इसके जो डायमेंशन है वो लेंथ के आ रहे हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है इक्वेशन। उसके बाद हाफ का तो मैंने आपको बताया था, इसका कोई तरीका नहीं है, इसमें आप कोई डायमेंशंस लिखोगे नहीं तो इसको भूल जाओ। ए टी स्क्वायर, अब a क्या होता है, लेंथ बाय में टाइम, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, और दैट डिवाइडेड बाय में टाइम, और फिर टाइम का स्क्वायर। तो अगेन ये क्या आ जाएगा, l बाय में टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसके भी जो डायमेंशन है वो क्या आ रहे हैं, लेंथ के आ रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ भी लेंथ है, यहाँ भी लेंथ है, तो डायमेंशनली दिस इक्वेशन इज करेक्ट। डायमेंशनली दिस इक्वेशन इज करेक्ट। इसको ऐसे मत कर देना l
इक्वल टू सर लेंथ प्लस लेंथ 2 टाइम्स ऑफ लेंथ हो गया, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता है. इट मीन्स वी आर एडिंग लेंथ इन लेंथ एंड आंसर यू विल बी गेटिंग इज लेंथ. वो मैग्नीट्यूड की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. तो इफ यू आर राइटिंग इन डायमेंशंस लेंथ प्लस लेंथ, यू विल राइट दिस विल बी लेंथ. यूनिट्स का कन्वर्जन हम कैसे कर सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. एक मैं आपको एग्जांपल से ही इसको समझ लेते हैं, एग्जांपल से ही समझ आ जाएगा. तो मैंने सिर्फ एक यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है जिससे तुम्हें पता चल जाए. तो देखो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया. अब इस प्रेशर के अगर मैं डायमेंशंस निकालूं तो दैट विल बी फोर्स के डायमेंशन डिवाइड बाय में एरिया का डायमेंशन. और फोर्स का भी हमने निकाला था, क्या था, MLT-2. तो ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद ये क्या आता है, ML-1T-2. तो ये किसके डायमेंशंस आ गए, प्रेशर के. अब SI यूनिट्स में अगर मैं बात करूं तो SI यूनिट्स में प्रेशर का जो यूनिट हम लेते हैं वो क्या होता है, पास्कल होता है. एंड 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 मास डिवाइड बाय 1 लेंथ एंड डिवाइड बाय T का स्क्वायर. तो ये इस इक्वेशन से आपको ये पता चल रहा है कि मास एक बार आएगा इस इक्वेशन में, लेंथ भी एक बार आएगा बट -1 में आएगा, और टेम्परेचर क्या आएगा, सॉरी टाइम क्या आएगा, टेम्परेचर नहीं है ये टाइम है, T-2 आएगा. तो इसको कहता है कि 1 पास्कल अगर मैं SI यूनिट्स में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, 1 kg, क्योंकि मास कितनी बार आया, 1 टाइम्स. और SI यूनिट्स में मास का यूनिट क्या होता है, kg होता है. फिर लेंथ -1 है तो 1 मीटर इनवर्स, -1 कर दिया यहाँ पे, और फिर 1 सेकेंड -2. ठीक है, इस तरीके से उसने लिख दिया. फिर वो कह रहा है कि आपको अब ये कन्वर्जन करना है CGS में, CGS यूनिट्स में आपको पता करना है कि 1 पास्कल इन CGS कितना होगा. ठीक है, तो देखो अगर मुझे CGS लिखना है तो C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, और S मतलब सेकंड. तो मैं मास को किस में लिखूंगा, ग्राम में लिखूंगा. तो यहाँ पे मैं 1 ग्राम लिखूंगा. तो अगर मैं CGS यूनिट्स में प्रेशर को निकालूं तो क्या हो जाएगा, 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर इनवर्स एंड 1 सेकेंड -2. ठीक है, इस तरीके से मुझे लिखना होगा. अब आपको बस सिंपली रिलेशन निकालना है इनके अंदर. तो रिलेशन आप कैसे निकाल सकते हो, 1 पास्कल बाय में 1 CGS दैट विल बी इक्वल टू, अब ऊपर आप kg लिखोगे, यहाँ पे 1 ग्राम लिख रहे हो. सेकंड देखो अब ये वाला तो सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा, सेकंड वाला मैं यहीं पे बता देता हूँ. और मीटर को आप कन्वर्ट कर सकते हो सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर विल बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो दैट विल बी 100 बाय 1. उसका पावर -1 हो जाएगा. और यहाँ पे क्या होगा, 1 kg इज 1000 ग्राम. तो यहाँ पहले वाले केस में देखो 1000 बाय में 1, तो ये हो गया 10 की पावर 3, और उसकी पावर क्या है, 1 है, तो 10 की पावर 3 का पावर 1. अब यहाँ देखो क्या है, 100 बाय में 1, तो लेकिन उसका पावर क्या है, -2 है. तो 100 मतलब 10 का पावर 2 और उसका पावर -1. तो अब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 10 आएगा. तो 1 पास्कल एंड 1 यूनिट CGS का that is equal to 10. तो from here I can write 1 pascal is equal to 1 pascal pressure is equal to 10 times the CGS units, CGS में जो प्रेशर होगा. तो इस तरीके से मैं कन्वर्जन कर सकता हूँ यूनिट्स का. इफ आई नो द वैल्यू in 1 units then I can go to the other units. Finding the relation between physical quantities, deducing the relation. अब देखो मैं इसको एक बार रीड कर देता हूँ. If one knows the quantities on which a particular physical quantity depends. Somehow मान लो आपको पता था कि फॉर एग्जाम्पल
मैं फोर्स के लिए कह देता हूँ। तुम्हें पता है कि फोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो मुझे पता है ना कि फोर्स मास पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे ही कुछ तरीका है मुझे जिसमें मुझे पता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किन किन दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, इफ वन नोज द क्वांटिटीज ऑन विच अ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स, मतलब मुझे पता है कि कोई भी, मान लो जैसे इस इक्वेशन की ही बात कर लें, नीचे मैं एग्जांपल्स, टाइम कम है थोड़ा तो एग्जांपल से ही समझ लेते हैं कि यहाँ पे देखो हमें क्या निकालना था, हमें टाइम पीरियड निकालना था, एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अब ये सिंपल पेंडुलम क्या होता है, बस ऐसा कुछ होता है, एक धागे से हमने लास्ट में ये कुछ बॉल बांध दी है और ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, इसका मोशन हो रहा है और उसका टाइम पीरियड निकालना है हमने। ठीक है, अब इसकी डिटेल में अभी मत जाना कि क्या होता है क्या करना है, बस आप डायमेंशंस वाले पार्ट को के ऊपर फोकस करो। तो मुझे क्या निकालना था, टाइम पीरियड, तो मुझे टी निकालना है। ठीक है, और मुझे समहाउ मुझे पता है कि ये जो टाइम पीरियड है दैट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, कि ये जो इसका लेंथ कितना होगा, इसका मास कितना होगा, इस मास पे डिपेंड करता है, इस लेंथ पे करता है, इस मास पे डिपेंड करता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। अब मुझे पता है समहाउ, कैसे पता चला उसकी इंपॉर्टेंस अभी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, मुझे पता है कि ये जो टाइम पीरियड है दैट डिपेंड्स ऑन द लेंथ, दैट डिपेंड्स ऑन द मास, दैट डिपेंड्स ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बस एक कंडीशन इसमें होनी चाहिए कि ये जो डिपेंडेंस है ये कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट टाइप की होनी चाहिए, मतलब एडिशन टाइप की नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू सम लेंथ वाला फैक्टर प्लस में कुछ मास वाले फैक्टर आ रहे हो। एडिशन टाइप मुझे नहीं चाहिए, मुझे कैसा चाहिए, प्रोडक्ट टाइप का ये डिपेंडेंस होना चाहिए जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं एक नॉर्मली एज्यूम कर लूंगा खुद की तरफ से कि ये जो टाइम पीरियड है दैट इज इक्वल टू के, ये कांस्टेंट ले लिया हमने, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, उसके कोई डायमेंशन होते नहीं है। फिर ये लेंथ की पावर ए पे डिपेंड करता है, मास की पावर बी पे डिपेंड करता है, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर सी पे डिपेंड करता है। ऐसी डिपेंडेंस है, हमने मान लिया कि ये, हमने लेट कर लिया, लेट कि ये जो डिपेंडेंस है वो इस तरीके से है। मुझे ये तो किसी ने आके बता दिया कि लेंथ पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। उसके बाद फिर हमने ये फॉर्मूला लिख लिया अपने आप से कि चलो मैं मान लेता हूँ कि लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, उसकी पावर ए होनी चाहिए, मास की बी होनी चाहिए और जी की सी होनी चाहिए। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं डायमेंशन को इक्वेट करूंगा, जो होमोजीनियस होनी चाहिए इक्वेशन। तो जो लेफ्ट साइड के डायमेंशन है टी, तो उसका सिर्फ टी हो जाएगा। यहाँ पे के का कुछ लिखना नहीं है, लेंथ की पावर ए, मास की पावर बी, और ये जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन का क्या होता है, एल टी माइनस टू, तो जी का पावर क्या आ जाएगा, सी, एल टी माइनस टू का पावर क्या आ जाएगा, सी। तो अब देखो यहाँ पे मैं लेंथ वाले सारे फैक्टर्स को अलग कर लेता हूँ। यहाँ पे लेंथ है तो a प्लस सी, यहाँ पे लेंथ का c भी आएगा, तो लेंथ के लिए हो गया a प्लस सी, मास के लिए ऑलरेडी b है ही पड़ा, और t के लिए क्या हो जाएगा, माइनस टू सी। अब मुझे पता है कि देखो इधर जो है t का पावर 1 है, बाकी कोई और तो पावर है भी नहीं। तो मुझे यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, लेंथ इज 0 एंड मास इज 0। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मास इज 0, लेंथ इज 0, टी इज 1 एंड दिस इज इक्वल टू लेंथ का पावर a प्लस सी और मास का पावर b, टी का पावर माइनस टू सी। तो यहाँ से a प्लस सी क्या आ गया, लेंथ का तो वो 0 है, a प्लस सी क्या है, 0, b क्या हो जाएगा, 0 माइनस टू सी। तो यहाँ से मैंने क्या कर लिया, वैल्यूज निकाल ली, कैलकुलेट हम कर लेंगे। a का पावर क्या आया, a की वैल्यू क्या आई 1/2, b की वैल्यू क्या आई 0, और c की वैल्यू क्या आ गई -1/2। तो मैं जो फॉर्मूला लिखूंगा t का, वो देखो कैसा बनेगा, सम कांस्टेंट उसको तो मैं एज इट इज लिख देता हूँ। लेंथ की पावर क्या है 1/2, लेंथ का पावर ए कितना है 1/2, तो अंडर रूट ऑफ एल लिख लूंगा। और
मास तो आएगा ही नहीं इक्वेशन में, मास तो आ ही नहीं रहा क्योंकि b 0 है तो मास तो लिखना नहीं है। g की वैल्यू क्या है c, और c क्या है -1/2, तो -1/2 अगर मैं ऐसा लिखूं g के पावर -1/2 तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ k √l, g का पावर 1/2 तो अंडर रूट नीचे लिख लेंगे और इसको मैं हम लिख सकते हैं k √l में g। तो इस फॉर्म में मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरा जो टाइम पीरियड हुआ वो क्या आ गया, k टाइम्स √l में g। मुझे स्टार्टिंग में सिर्फ ये पता था कि वो टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है, सॉरी लेंथ पे डिपेंड करता है टाइम पीरियड, मास पे डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, और डिपेंडेंस कैसी है, प्रोडक्ट टाइप है। उसके बाद मैंने डायमेंशंस का यूज करके ये फॉर्मूला खुद से डिराइव कर लिया। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने खुद से डिराइव कर लिया। तो दिस इज हाउ यू कैन डिराइव इक्वेशंस बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। अब इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है, पहले मैं वो लिमिटेशंस बता देता हूँ आपको, उसके बाद मैं आपका डाउट ले लूंगा कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। लिमिटेशंस क्या है, दिस मेथड वर्क्स ओनली इफ द डिपेंडेंस इज ऑफ द प्रोडक्ट टाइप। ये तभी काम करेगा जब ये प्रोडक्ट टाइप का डिपेंडेंस होगा, अदरवाइज नहीं करेगा, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एडिशन में काम नहीं करेगा। प्रोडक्ट या डिवीजन वो एक ही बात है। न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स हैविंग नो डायमेंशंस कैन नॉट बी डिड्यूस्ड। एक जो कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू हम पता नहीं कर सकते, जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हम, जैसे अभी k था, k की क्या वैल्यू होगी ये थोड़ी हमें पता चल गया इस डायमेंशनल एनालिसिस से, तो कांस्टेंट की वैल्यू हम पता नहीं कर सकते। मेथड वर्क्स ओनली इफ देयर आर एज मैनी इक्वेशंस एज मैनी अननोन्स। जितने अननोन है उतनी इक्वेशंस बननी चाहिए। जैसे मेरे पास a, b और c, तीन अननोन्स थे लास्ट केस में, तो मेरे पास तीन इक्वेशंस बनी थी उनसे रिलेटेड। आई वॉज एबल टू मेक 3 इक्वेशंस। इफ जितने इक्वेशंस उतने अननोन्स होने चाहिए, या जितने अननोन उतनी इक्वेशंस बननी चाहिए हमारे पास, तभी हम रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे, अदरवाइज मैं इक्वेशन को डिड्यूस नहीं कर पाऊंगा। तो ये मेनली 3 लिमिटेशंस हैं इसकी,